Today we will read the next part of the chapter, The Lost Spring. In first part, we had seen that the author Anish Jung got acquainted with the barefoot rag picker Sahib Alam and his friends, who used to pick garbage from the author's neighborhood garbage dumps. साहिब आलम और उसके दोस्त जो कि बेयरफुट खाली पैर नंगे पैर घूमने वाले रैग पिकर हैं, कूड़ा कचरा चुनने वाले हैं, उनसे ऑथर अनीस जंग मिलती है और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेती है. विल रीड द चैप्टर फर्दर. माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लेड मी टू सीमापुरी. मेरा जान पहचान उन बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ मुझे लेके कहाँ जाता है? सीमापुरी. A place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. क्या वो बताती है, ऑथर बताती है कि बेयरफुट रैग पिकर्स के साथ जान पहचान के कारण वो पहुंचती है, उनके साथ जाती है जहां वो रहते हैं, और वो प्लेस का नाम है सीमापुरी. ये एक ऐसा प्लेस है जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे, आउटर एरिया पे स्टैब्लिश्ड है, लेकिन मेटाफोरिकली माइल्स अवे फ्रॉम इट. मेटाफोरिकली, सिम्बॉलिकली इन क्वालिटीज़ जो सीमापुरी के अंदर फैसिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं उस एरिया के अंदर, जो एमिनिटीज़ हैं अवेलेबल, और जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया का, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. इसलिए वो कहती है येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली. दोनों के अंदर फैसिलिटीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश. ये जो यहाँ पे रहते हैं, रहने वाले लोग हैं, वो स्क्वैटर्स हैं. स्क्वैटर्स आर इलीगल रेजिडेंट्स, गैर कानूनी तौर पे, जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं. बैक इन 1971 व्हेन बांग्लादेश गॉट फ्रीडम आफ्टर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, और द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड. जब पीपल्स रिपब्लिक बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ तो वहाँ से जो लोग उस समय रिफ्यूजीज़ बांग्लादेश से भारत आए, तो वो वहाँ पे बाहर, दिल्ली के बाहर सीमापुरी नाम की जगह है, वहाँ पे उन्होंने अपना टेंट लगाया टेम्पररीली. साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहेब का परिवार भी उनमें से एक है जो बांग्लादेश के माइग्रेंट्स हैं, रिफ्यूजीज़ हैं. सीमापुरी वॉज देन एन विल्डरनेस. विल्डरनेस का मतलब वेस्टलैंड. ऐसा ज़मीन था उस समय जब वो आके 1971 में वहाँ पे टिके थे, तो वो एक ऐसा वेस्टलैंड था जहाँ पे कि दिल्ली का सारा कूड़ा कचरा फेंका जाता था, और वहाँ पे कोई भी हैबिलिटेशन नहीं था, कोई भी लोग वहाँ रहते नहीं थे. इट स्टिल इज़, अभी भी वो ऐसा ही है, वेस्टलैंड ही है, फालतू की ज़मीन है और कूड़ा कचरा फेंकने की जगह है. बट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है. क्यों खाली नहीं है? क्योंकि वहाँ पे वो माइग्रेंट्स, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आके रहने लग गए हैं. इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड टार्पोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स. यहाँ की सिचुएशन वो बता रही है. जब ऑथर वहाँ जाती हैं तो वो क्या देखती हैं कि सीमापुरी जो है, वहाँ पे किसी तरह का कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है. वहाँ के जो घर बने हुए हैं वो मिट्टी के, और छत जो है टीन और टार्पोलिन का, टार्पोलिन वाटरप्रूफ क्लॉथ जिसको आप तिरपाल बोलते हो, वो उससे बना हुआ, टीन का और तिरपाल का बना हुआ उनका छत है, और मिट्टी की दीवारें हैं. डिवॉइड ऑफ सीवेज, कोई भी वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नाला नहीं है जिससे कूड़ा कचरा गंदा पानी होके निकल सके, और कोई पीने का साफ़ पानी भी उनको अवेलेबल नहीं होता. इस हैज़ार्डस कंडीशन में, अनहाइजेनिक कंडीशन में, अराउंड 10,000 रैग पिकर्स फैमिली रहती है वहाँ पे. फॉर मोर दैन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन्स. ये जो यहाँ पे लोग 30 साल से ज़्यादा समय से रह रहे हैं, अभी तो वो और भी ज़्यादा समय हो गया, 30 साल से ज़्यादा समय मीन्स दे केम देयर इन 1971, तो यहाँ पे करीब 2000 की बात हो रही है, 2000 ईयर्स में बात हो रही है जब ऑथर ने ये लिखा है. तो उस समय वो बता रही कि 30 साल से ज़्यादा समय से वो वहाँ पे रह रहे हैं. अभी अगर हम काउंट करें तो दैट इज़ अराउंड 50 years, एंड सिचुएशन इज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड इफ़ यू इंक्वायर अबाउट सीमापुरी. तो अब ये जो ऑथर अनीस जंग ने लिखा था, तो इसके बाद बहुत सारी अवेयरनेस फैली, बहुत सारे NGO सामने आए, गवर्नमेंट ने भी काम किया, और अब वहाँ पे
काफ़ी आपको स्कूल्स और सारा कुछ रहने का फैसिलिटी भी काफ़ी हाउसेस बहुत डेवलप हो चुकी हैं और काफ़ी कुछ उनका रहने का कंडीशन इम्प्रूव हो चुका है। तो ये उस समय की बात बता रही है कि करीब 30 साल से यहाँ पे रहते हैं विदाउट एन आइडेंटिटी, लेकिन उनका कोई भी पहचान नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स। उनका कोई परमिट नहीं है, वो कहीं आ जा नहीं सकते, कोई उनकी आइडेंटिटी नहीं है, मतलब वो इंडियन सिटीज़न नहीं है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, और राशन कार्ड के साथ साथ उस राशन कार्ड के बेसिस पे उनका नाम वोटर्स लिस्ट में आ जाता है एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और उसी राशन कार्ड से वो अपना ग्रेन मतलब अनाज पाते हैं, सब्सिडाइज रेट पे उनको अनाज मिलता है खाने के लिए। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, और ये उनकी सोच है कि खाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ये पहचान से भी ज़्यादा ज़रूरी है। उनका आई कार्ड हो ना हो, कम से कम उनको 2 समय का खाना मिल रहा है, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी को ये एक्सप्लॉइट करते हैं पॉलिटिशियंस, उनका नेम वोटर कार्ड पे डाल के, एंड दे इनेबल देम टू कास्ट देयर वोट्स। इसी के बेसिस पे वो वोट डालने जाते हैं और उसके बदले में उनको राशन मिलता है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये पता नहीं कि वो कहाँ के सिटीज़न हैं, फिर भी वो वोट कास्ट कर पाते हैं। If at the end of the day we can feed our families and we go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain. कहते हैं says a group of women in tattered sari when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. जब ऑथर पूछती है कुछ औरतों से जो कि टैटर्ड साड़ी मतलब फटी हुई साड़ी पहने हुए हैं, उन औरतों से पूछती है कि उन्होंने अपने हरे भरे खेत और मैदान और अपने घर, इतने सुंदर घर जो उनका ढाका में था, उसको छोड़ के वो यहाँ पे ऐसी जगह पे हॉवेल लाइक प्लेस पे क्यों आ गई हैं। तो वो कहती हैं कि अगर एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में वो अपने पेट में किसी तरह का भूखे होने का दर्द न महसूस करें, मतलब वो खाना अगर उनको मिलता है तो उनके लिए यहाँ रहना ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत की वो अपने ऐसे जगह पे रहें जहाँ उनका अपना घर, मकान, खेत खलिहान सब कुछ है, बट उनको खाना वहाँ पे नसीब नहीं होता, उनको कोई भी अनाज नहीं मिलता अपने खेतों से। तो वो प्रेफर करती हैं कि इसी जगह पे रहें जहाँ पे और फैसिलिटीज़ तो नहीं है, बट कम से कम उनको भरपेट खाना तो मिल जाता है। Wherever they find food, they pitch their tent and that becomes transit home. जहाँ पे भी उनको खाना मिलता है वो वहाँ अपना पिच कर देते हैं, गाड़ देते हैं, अपना तंबू वहाँ पे लगा लेते हैं और उनका टेम्पररी होम बन जाता है, टेम्पररी घर बन जाता है वहीं पे। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे उनके उसी टेंट्स में बड़े होते हैं, झोपड़ियों में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और वो भी उनके साथ उनके कामकाज का हिस्सा हो जाते हैं, कामकाज में हाथ बटाने लग जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है कचरे चुनना, कूड़ा बिनना, रैग पिकिंग। दो द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड अ प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, काफ़ी समय के बाद वो लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो गए हैं, प्रवीणता हो गई है। अब वो देख के ही समझ जाते हैं कि कौन से कचरे के ढेर में उन्हें क्या मिल सकता है, दे स्पेक्यूलेट, अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो ये एक फ़ाइन आर्ट की तरह ये एक उनकी एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो गई है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, कचरा ही उनके लिए सोने की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, जिससे उनको रोज़ खाने के लिए रोटी मिलती है। अ रूफ ओवर देयर हेड, और उनके सर पे जो छत देता है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो छत छूता हुआ हो, लीक करता हुआ हो, लेकिन कम से कम कहने को उनके सर पे छत मिलता है, और वो इस कचरे की बदौलत। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए एक कचरे से कुछ ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहेब सेज, कहता है कि कभी कभी मुझे इस कचरे के ढेर में 1 रुपया मिलता है और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, साहब कहता है। हिज आइज़ लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक है।
When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. और ऑथर कंपेयर करती है कि ये 1 रुपये का नोट जो है वो उनके लिए सिल्वर कॉइन की तरह है, चांदी के सिक्के की तरह है। तो अगर आपको कभी किसी कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का मिल जाता है तो आप उसको खंगालना छोड़ते नहीं हो, उम्मीद होती है कि शायद फिर से कोई और सिल्वर कॉइन मिल जाए तो आप अपना काम चालू रखते हो। तो इसी तरह का एक्साइटमेंट इन बच्चों को उस कचरे में मिलता है, क्योंकि कभी कभी उनको 1 रुपये और कभी कभी 10 रुपये के नोट भी मिल जाया करते हैं। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि इन बच्चों के लिए कचरे का मतलब कुछ अलग है जो कि उनके पेरेंट्स के लिए नहीं है। For the children it is wrapped in wonder. इन छोटे बच्चों के लिए ये एक वंडरस थिंग है, ये एक एक्साइटिंग थिंग है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। लेकिन उनके एल्डर्स के लिए, उनके बड़े के जो उनके घर के बड़े हैं उनके लिए एक जीविका का साधन है, क्योंकि इसी को सेल करके, इसी में कचरे में जो चीज़ें मिलती हैं उनको रीयूजेबल चीज़ें होती हैं, रिसाइकल एबल टू रिसाइकल द थिंग्स विच कैन बी रिसाइकल्ड, ऐसी चीज़ों को वो बेच के उनसे पैसे कमाते हैं। One winter morning, I see साहब standing by fenced gate of the neighborhood club. एक सुबह, विंटर की सुबह है, तो ऑथर को, अनीश जंग को दिखता है नेबरहुड क्लब के बाहर फेंस्ड गेट। फेंस्ड गेट का मतलब है कि 4 दीवारी के साथ गेट लगा हुआ है, वहाँ पे साहब खड़ा है। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। वहाँ पे 2 लड़के जो हैं, यंग मैन हैं, बड़े लड़के हैं, वो टेनिस खेल रहे हैं। ड्रेस्ड इन वाइट, वाइट कलर की ड्रेस पहन रखी है। आई लाइक द गेम, ही हम, वो धीमी आवाज़ में बोलता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो सेटिस्फाइड है, दूर खड़ा हो के वो देख रहा है, उसी में उसको सेटिस्फैक्शन है कि कम से कम मैं ये गेम वॉच कर पा रहा हूँ। फेंस का मतलब 4 दीवारी। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड, और वो एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है कि जब आसपास कोई भी नहीं होता तो वो अंदर चला जाता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर बताता है, साहेब बता रहा है कि गेट कीपर उसको झूला भी यूज़ करने देता है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट टुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब ने भी टेनिस शूज़ पहन रखी हैं जो कि बहुत अजीब लग रही हैं। उसकी डिस्कलर्ड शर्ट और शूज़, शॉर्ट्स जो हैं, पैंट है उसने जो पहन रखा है, दैट इज़ ओवर यूज्ड और डिस्कलर हो चुका है, तो उसके कारण वो बहुत अजीब लग रही हैं। उसने नए शाइनिंग टेनिस शूज़ पहन रखे हैं साहेब ने। ही सेज इन द मैनर ऑफ एक्सप्लेनेशन। जब ऑथर उसको देखती है तो वो कहता है कि समवन गेव देम टू मी, कहता है कि मुझे किसी ने दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, और फैक्ट क्या है, वास्तविकता है, स्पेकुलेट करती है अनीस, कि शायद ये किसी रिच पर्सन के बच्चे का, जो अमीर बच्चा है, उसने अपने ये जूते फेंक दिए हैं क्योंकि शायद उसमें कहीं पे होल होगा, छेद होगा, तो ये किसी दूसरे अमीर बच्चे का दिया हुआ शूज़ है। डिस्कार्डेड मतलब लेफ़्ट ओवर, जो छोड़ा हुआ है, कास्ट ऑफ कर देते हैं, फेंक देते हैं, उसको साहब ने ले लिया है। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, किसी एक जूते में होल था तो उसने नहीं पहना और उसने दे दिया है साहब को। Does not bother him, लेकिन साहब को इससे कोई परेशानी नहीं है, ये उसके लिए ठीक है। For one who was walked barefoot, ऐसा बच्चा है साहब जो कि हमेशा नंगे पैर चलता है। Even shoes with a hole is a dream come true, और उसके लिए जूता जिसमें एक छेद है वो भी एक उसके सपने का सच होने की तरह है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन टेनिस, हालांकि वो कहता है कि मुझे पसंद है, लेकिन क्योंकि उस बहुत ध्यान से देख रहा है, इतने इंटरेस्ट के साथ देख रहा है, अटेंशन के साथ देख रहा है, जो वॉच कर रहा है वो मैच, वो उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। जब ऑथर मिलती है साहेब को तो वो जा रहा होता है मिल्क बूथ की तरफ। मिल्क बूथ वेयर दे यूज़ टू सेल मिल्क, जहाँ पे दूध बिकता है, वहाँ वो जा रहा होता है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कंटेनर, कैनिस्टर है, टू कैरी द मिल्क। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं नीचे की रोड पे
एक टी स्टॉल में, चाय के स्टॉल में, चाय के शॉप में काम करता हूँ। ही सेज, साहेब बताता है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो दूरी पे इशारा करके, थोड़ी दूरी पे इशारा करके बताता है कि मैं नीचे की रोड पे एक चाय के दुकान में अब काम कर रहा हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, उसको वहाँ पे बता रहा है कि उसको 800 रुपये मिलते हैं और उसको खाना भी मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क, पूछती है जब अनीश कि क्या उसको अपना काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब उसके चेहरे पे वो निश्चिंतता का भाव नहीं है, उसका केयर फ्री लुक जो था, एक्साइटेड रहता था वो हमेशा, वो अब उसके चेहरे से कहीं गायब हो चुका है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स, और जो ये स्टील कैनिस्टर है, स्टील का कैनिस्टर लिटरली इज़ लाइटर दैन द प्लास्टिक बैग, बट यहाँ पे ऑथर क्या कह रही है कि वो उसके लिए बहुत भारी है। अब उसके प्लास्टिक बैग जो वो कंधे पे लेके, कूड़ा कचरा भरा हुआ बैग जो कंधे पे लेके चलता था, उससे ये बहुत भारी है। द बैग वॉज हिज, और ऐसा क्यों है कि वो कचरा भरा हुआ बैग उसको हल्का लगता था और ये स्टील कैनिस्टर का बोझ उसको भारी क्यों लग रहा है? इट इज़ मेटाफोरिकली द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, ये कैनिस्टर जो है वो उसके मालिक का है, जो टी शॉप का मालिक है। साहेब इज आई सी हैज़ लॉस्ट द केयरफुल लुक, वो केयरफ्री लुक था, जो रिलैक्स्ड, चियरी, बेफिक्री का, निश्चिंतता का जो लुक था, वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ कचरे चुनता हुआ घूमता था, तो वो रिलैक्स्ड रहता था, वो अब लुक उसके चेहरे पे नहीं है। ही इज़ हैविंग काइंड ऑफ प्रेशर ऑन हिम। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. अब ये स्टील कैनिस्टर है, इसका वज़न ज़्यादा है क्योंकि ये किसी और का है, अब साहेब किसी और का गुलाम, नौकर हो चुका है। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग उसका अपना था, वो गार्बेज बैग, जो प्लास्टिक का बैग जिसमें कचरे चुना करता था, वो उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मास मैन हु ओन्स द टी शॉप, ये कैनिस्टर जो है वो टी शॉप के मालिक का है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब उसका मास्टर कोई और है। जब वो पहले कचरे चुना करता था अपने दोस्तों के साथ, तो उस समय वो खुद का मालिक था, लेकिन अब वो कंट्रोल्ड है टी शॉप ओनर से, तो अब वो उसका गुलाम है, उसका नौकर है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। देन वी विल स्टार्ट आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, विच इज़ अबाउट a boy who belongs to Firozabad, Mukesh.